वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद। तो ये आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है, हम रमेश सिंह बुक को कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अभी चैप्टर 1 का ये थर्ड पार्ट है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप किसी भी बुक से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इट डजेंट मैटर। ठीक, अगर जो भी आपने सोर्स फॉलो करा है, देखो कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। लेकिन मैं रमेश सिंह सोर्स फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको मैं उसी सीरीज में लेके चल रहा हूँ। आपके साथ क्या हो सकता है, आपने उस बुक में पहले पढ़ा हो बाद में पढ़ा हो, डजेंट मैटर, लेकिन कंसेप्ट सेम ही रहेगा। आपके लिए भी रेपो रेट वही रहेगा, मेरे लिए भी वही रहेगा। तो आगे पीछे हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक बुक को पढ़ रहे हैं तो आप रमेश सिंह को उठा लेंगे साथ में, नहीं। जिसको आप फॉलो कर रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। सेकेंड थिंग कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं इसको करता हूँ। मतलब अगर कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इफ अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा डाउट होता है तो प्लीज आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। और आप साथ ही में मेरे सी साइड वाले बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको ये लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम, यानी कि आज हम देखेंगे भारत देश की इनकम कितनी है। जस्ट लाइक जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग कितना कमाते हैं, आप लोगों की कितनी इनकम है, आप बोलेंगे सर अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी नहीं कमा रहे हैं हम। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम नहीं कमा रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया नेशनल इनकम पढ़ने से पहले। ये लोग, आप लोग बताओ, क्या आप लोग एक बेरोजगारी में काउंट होते हो? इफ अगर कोई स्टूडेंट या कोई एक एस्पिरेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और तो क्या वो, मतलब मान लीजिए कि वो 3-4 साल उसको प्रिपरेशन करते हुए हो गए हैं, तो क्या वो भारत की बेरोजगारी में काउंट होगा? ये आप लोग बताइए जो भी लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। माइक ऑफ कर दीजिए। बोलो ना। ठीक, आप लोग बताइए, जितने भी अभी हैं, क्या वो काउंट होगा? अब अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप बेरोजगारी में काउंट होते हैं भारत के अनएम्प्लॉयमेंट वाले डाटा में? क्योंकि आप कुछ काम तो कर नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं। तो सोचिए। नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ये बताना चाहता हूँ, टाइप कर दीजिए मैसेज करना है तो। यस या नो में टाइप कर दो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाकी तो समझा दूंगा। जल्दी से बताओ। यस। ओके। और पूजा जी और सप्तऋषि जी, ये ओके यस। सप्तऋषि जी, आपका क्या है इसमें? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। वैशाली जी, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्या जो जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो बेरोजगारी में काउंट होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में काउंट होते हैं भारत के? फिर हम नेशनल इनकम को पढ़ेंगे। यस सर। ओके। अच्छा ये बताओ, इकोनॉमिक्स कितनी बार पढ़ी आप लोगों ने? वैशाली जी आप भी बताइए जल्दी से। यस या नो में आंसर देना है। क्या आप इस वक्त भारत के अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप इस टाइम पे कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से। नो सर। ओके, एग्जैक्टली। आप लोग अभी बेरोजगारी में काउंट नहीं होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों काउंट नहीं होते हैं बेरोजगारी में? देखो, बेरोजगारी यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है कि इफ अगर कोई एक पर्सन जॉब सर्च कर रहा है, मतलब वो ही विलिंग टू डू वर्क, यानी कि उसकी इच्छा है काम करने की, लेकिन उसको वर्क नहीं मिल रहा है, वो इधर दर बदर भटक रहा है। ठीक। सेकेंड थिंग कि इफ अगर वो कैपेबल है, यानी कि कैपेबल और विलिंगनेस,
अगर दोनों चीजें हैं, यानी कि कैपेबल इन द सेंस, अब ये थोड़ी कहोगे कि मैं कि 5 साल का बच्चा है सर, वो भी बेरोजगार थोड़ी है, वो तो छोटा है। अब उसकी इच्छा है काम करने की, लेकिन वो कैपेबल नहीं है ना। अब कोई 90 प्लस एक बुजुर्ग इंसान है, उसकी इच्छा है काम करने की, बट वो कैपेबल नहीं है। तो यानी कि जो कोई भी एक इच्छा से जॉब को ढूंढ रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, और वो कैपेबल भी है, तो वो लोग किसके अंदर आएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट में। लेकिन जो प्रिपरेशन में है, वो नहीं आते हैं इसके अंदर में, क्योंकि आप एक प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक? तो इफ अगर वहीं पे आप लोग इधर उधर जॉब सर्च करने लगे, आप बोलेंगे कि सर हम भी तो जो भी करने के लिए प्रिपरेशन कर लें। यार ये एक फेज है उस लेवल तक वहां पहुंचने के लिए। ये ऑलरेडी काम करना चाहते हैं, जस्ट लाइक लेबर। लेबर क्या है, उसको डेली काम चाहिए, उसकी इच्छा है उसको काम करना है। तो इफ अगर उसको नहीं काम मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, ठीक? और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आपको पता है किस तरीके से निकलता है। चलो वो हम अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो मेरे को अभी ध्यान आ गया था कि ठीक है, चलो आप लोगों से पूछ लूं मैं। चलिए, नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम इन द सेंस क्या, कि जैसे आप लोगों की इनकम है, मान लीजिए कि मैं अपने ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप मेरे से पूछो कि सर आपकी इनकम कितनी है? आप सर वहां पे आपने इस कोचिंग में पढ़ा है, आपने इस कोचिंग में पढ़ा है, आप यहाँ पे ये पढ़ाते थे, ये करते थे, तो आपको कितना इनकम होता था? मैं तो अपनी इनकम बता दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं। तो वो जो भी मैं बताऊंगा, वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम राइट फिगर बता रहा हूँ, मैं एक्स वाई जेड कुछ भी बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे को 3,000 रुपये पर आवर मिल रहा है, ठीक? अब 3,000 रुपये पर आवर मेरे को मिल रहा है, तो मेरा, आप मतलब अगर मैंने वन वन आवर भी 30 डेज पढ़ा है, तो आप बोलेंगे सर 3 घंटे, 30 घंटे हो गए, 30 आवर्स हो गए, तो यानी कि आपको 90,000 रुपीज पर मंथ आपको मिल जा रहे होंगे। लेकिन वहीं पर आप अगर 2 2 आवर्स पढ़ाते डेली, तो 60 आवर होते तो आपको 1,80,000 रुपीज मिलते पूरे इस महीने के। तो यानी कि आप इजीली मेरी कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम को, जो सर की इनकम है, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है? कभी सोचो कि हाँ रियलिटी में इतनी हो जाती है कि सर की इनकम 90,000 है, या 1,80,000 हो जा रही है, या 2,70,000 हो जा रही है, इस तरीके से। लेकिन वहीं पे मैं बोलूं आपको कि ये तो मेरे एक इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, ठीक? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई भारत की इनकम कितनी है, इंडिया के लेवल पे इंडिया की इनकम कितनी है, मतलब इंडिया को आप ऐसे समझो, ये एक इंसान है। इंसान मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे भारत माता की एक तरीके से इनकम कितनी हो रही है, मतलब उसको एक इंडिविजुअल काउंट करो। जैसे मैं एक एज अ इंडिविजुअल, और इंडिया एक एज अ इंडिविजुअल। अब सर उस इंडिविजुअल के अंदर काफी लोग रह रहे हैं, कितने? सर 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। अब मैं क्या करूं, एक एक की इनकम को तो मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ कि अच्छा, एक इंसान ने 100 रुपए कमाए, दूसरे ने 300, इन सबको, मतलब एक तरीका तो ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि 140 करोड़ लोगों की इनकम को जोड़ दो, तुम्हें भारत की इनकम पता चल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक? ये डिफिकल्ट, और ये कोई एक मेथड भी नहीं है। पहली बात तो डिफिकल्ट तो छोड़ो, ये कोई मेथड भी नहीं है कि इस तरीके से आप निकालोगे। बट हाँ, अगर आप इस तरीके से भी निकालोगे, तो ये, मैं बोल रहा हूँ, सालों साल इनकम ही निकालते रहोगे, बट कभी इनकम ही निकल के नहीं देगी, ठीक? तो ये तो एक वो नहीं है। तो हम सर भारत की इनकम को किस चीजों में बता सकते हैं? हम भारत की इनकम को दो तीन टर्म्स जो हम पढ़ते हैं, दो तीन टर्म्स क्या, खासकर अगर आप देखेंगे, जैसे सर हम एक नॉर्मल टर्म पढ़ते हैं, जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और शायद हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, कुछ इस तरीके से, ठीक? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में आई थिंक, सॉरी इफ अगर गलत बोल रहा हूं तो, कि सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको। सर ये जीडीपी है क्या चीज? आपने बोल तो दिया कि हम जीडीपी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे पता ही नहीं है इस जीडीपी से कैलकुलेट कैसे करूं। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं इस चीज से? देखो, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसमें खुद ही देखो, इसका जो एक टर्म है वो खुद ही बता रही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने हमेशा एक चीज बोली है, कभी भी आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आए, तो उसको तोड़ लिया करो। राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे मोबाइल में इस तरीके से राइटिंग आ रही है, वरना इतनी गंदी राइटिंग नहीं है। ग्रोस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैंने इसको अगर तोड़ लिया, तो मेरे को पता भी नहीं है, तो मैं तब भी इसमें बता सकता हूँ। अब मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, कैसे?
सर देखो, डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि एक घरेलू हिंसा, कोई मतलब जैसा हम देखते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घर के अंदर वायलेंस हुआ। यानी कि इस डोमेस्टिक का कहने का क्या मतलब है कि हमारे भारत की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट बना है। ग्रोस का मतलब कि ये है कि यानी कि टोटल, मतलब जस्ट लाइक जैसे मेरे को 10,000 रुपए घर से आते हैं, मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरा खर्चा आ रहा है, मान लीजिए कि 5,000 रुपए में रूम रेंट जा रहा है, 2,000 रुपए इधर जा रहे हैं, 3,000 रुपए ऐसे इधर उधर करके। तो एट द एंड मेरे पास नेट या ग्रोस मेरे पास कितना बच रहा है? मेरे पास 200 रुपए बच रहे हैं। तो इस तरीके से यानी कि भारत के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो बना है, यानी कि उसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ओके सर, इतना समझ में आ गया कि भारत के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बना है तो उसका हम एक तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक। तो जीडीपी में, अब वो हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो अब हम आपको बताते हैं। देखो, यानी कि भारत की टेरिटरी के अंदर, मतलब भारत की यानी कि जितना क्षेत्रफल भारत का है उसके अंदर अगर कुछ भी प्रोडक्ट बना है, वो सारा आपको बताएगा जीडीपी, यानी कि आपके भारत की कितनी जीडीपी है और कितना कैसे आप मतलब कैसे ग्रोथ कर रहे हैं हम। यानी कि कुल मिला के सिंपल, अभी इतना जितना जितना मैं समझा रहा हूँ ना उतने उतने पे ध्यान दो। लेवल आगे भी बढ़ाएंगे, बट अभी पहले बेसिक्स अच्छे से हो जाने चाहिए, तब तक मजा नहीं आता है कि नहीं? तो यानी कि जीडीपी में सर हम दो चीज मतलब एक चीज देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे भारत के अंदर बना है ना, सिर्फ उसे देख रहे हैं, भारत के बाहर को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन इफ अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछ लेता हूँ, मान लीजिए कि सर कोई भी एक कंट्री मान लेते हैं, अमेरिका एक कंट्री है, अमेरिका के अंदर अगर हमारी कोई एम्बेसी है और एम्बेसी मान लेते हैं, एम्बेसी है और उसके अंदर कोई एक इंसान एक छोटा सा कोई एक बिजनेस खोल लेता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा रियलिटी में नहीं, बट एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका में भारत की कोई एक भारत की एक एम्बेसी है और उस एम्बेसी के अंदर में कोई भी एक प्रोडक्ट कोई बनाने लगता है और फिर वो उसको बेचने लगता है, तो क्या वो भारत की जीडीपी में काउंट होना चाहिए? जल्दी जल्दी यस या नो में आंसर दो। देखो, जब तक आप लोगों का वो नहीं आएगा ना रेस्पॉन्स, तब तक मजा नहीं नो आएगा सर। करने में। नो नो। सर। ओके। एनीवन? यस या नो में आंसर दीजिए। नो। नो। सब लोग देना आंसर। देखो, आंसर गलत है सही है डजेंट मैटर, लेकिन आंसर दे रहे हो ये मैटर करता है। जल्दी से। और कोई, पूजा जी, ये तीन लोगों का तो आंसर आ गया, आप भी बताइए। और कौन है? सूर्यवंशी करके हैं। देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपने एक चीज सुनी होगी, एम्बेसी पे अगर कोई भी अटैक होता है तो वो सीधा भारत पे अटैक माना जाता है। किसी भी देश की अगर एम्बेसी पे अगर आपने अटैक करा ना, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपने उस कंट्री को अटैक करा है। तो जिस भी देश में जिसकी भी एम्बेसी हाँ होती है, जिस भी सर। कंट्री की, वो जिस भी कंट्री की एम्बेसी होती है, वो एरिया उस कंट्री के अंडर में आ जाता है। और इफ अगर आप वहां पे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हालांकि ऐसे बनते नहीं है, तो वो आपके जीडीपी में काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मत बोलना सर वो तो वहां पे इतनी दूर है उसके लिए हम जीएनपी काउंट करते हैं। वो मैंने आपको बोला एक पर्टिकुलर एरिया की बात करी है जो है एम्बेसी वाला, मैंने पूरे अमेरिका की बात नहीं करी है, ध्यान रखना इस चीज को। अमेरिका के अंदर अगर भारत की एम्बेसी है तो वो एरिया पूरा भारत के अंडर में होगा। और अगर उसके ऊपर कुछ भी होते है, गतिविधि होती है, तो वो सीधा माना जाता है कि वो भारत के ऊपर एक सीधा आक्रमण है। ठीक। और इफ अगर उस एम्बेसी के अंदर कोई भी एक कोई प्रोडक्ट बनाने लगता है, हालांकि इस तरीके की चीज नहीं होती है, लेकिन सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कुछ बताने के लिए मैं ऐसा आपको मतलब बताया मैंने। ठीक। तो ये चीज को ध्यान रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। हम्म। अब सर इसमें हम जीडीपी आपने बता दिया कि जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये तो बता दो अब। देखो, जीडीपी कैलकुलेट करेंगे कैसे? आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको।
ये कैलकुलेट करी जाती है, यानी कि जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ट्रेड बैलेंस। अब ये मैंने क्या बोल दिया ये सर? देखो एक बात बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप में से कोई भी एस्पिरेंट, मतलब कोई भी एक एस्पिरेंट बाहर रह रहा है, उसको 10,000 खर्चा मिल रहा है घर से, उसने पूरा लगा रखा है। 5K मुझे रेंट देना है, 2K यानी कि 2,000 रुपये मुझे डेट देना है जो मैंने उधारी ले रखा था, प्लस 1,000 रुपये मेरे को पार्टी देना है, मेरा बर्थडे आने वाला है, ये बहुत जरूरी है। कितने हो गए? 8,000 रुपये हो गए, बचे 2,000। 1,000 की मुझे शॉपिंग करनी है और 1,000 रुपये मुझे अपनी मेड को देने हैं। इस तरीके से आप निकालते हो, यानी कि जो मैंने अपनी मेड लगा रखी है, तो यानी ये पूरे 10,000 का कैलकुलेशन इस तरीके से आप निकालते हो, है कि नहीं? अब आप ये देखो कि सर भारत में भी तो कुछ इस तरीके से डेली कुछ ना कुछ गतिविधि हो रही है ना। अब मैं इंडिया के लेवल पे देखता हूं, तो तब मैं क्या क्या चीजें ऐड करूंगा और क्या चीजें माइनस करूंगा। तो नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि मैं यहाँ पे चीजें लिख देता हूँ पहले। नेशनल प्राइवेट, देखो मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूंगा क्योंकि ये इतना ज्यादा यार लिखा नहीं जाता है इसमें, ये थोड़ा सा इशू है। कंजम्पशन, नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ट्रेड बैलेंस, ये सारी चीजें बताऊंगा। एक बार मैं लिख रहा हूं आपके लिए। ट्रेड बैलेंस, नीचे से स्टार्ट करता हूं फिर बताता हूं। देखो ट्रेड बैलेंस क्या होता है, इन सब चीजों को आप ऐड करोगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये सब नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेड बैलेंस क्या होता है? देखो ट्रेड बैलेंस का मतलब सिंपल सा इतना है कि मानते हैं, एग्जाम्पल यार, जब हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल है तो हम क्यों अलग चीजों में इंडल्ज हों। इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना मान लेते हैं। सर भारत ने चाइना को कोई भी एक प्रोडक्ट दिया कितने रुपए का? सर 100 रुपीज का। लेकिन भारत ने चाइना से एक प्रोडक्ट खरीदा कितने का? 50 रुपीज का। सर अब हम जस्ट रिवर्स कर देते हैं। जस्ट रिवर्स क्या करेंगे कि इफ अगर भारत चाइना को कोई एक प्रोडक्ट देता है कितने का? 150 रुपीज का। देखो मैंने इसलिए अलग अलग पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और भारत, मतलब भारत ने चाइना को प्रोडक्ट दिया 150 का, और चाइना से भारत ने कितने का लिया? ये ब्लैक से मैंने दिखा दिया। चाइना से भारत ने लिया 200 रुपए का। ये दो सिनेरियो हैं। देखो इंडिया ने चाइना को एक बार प्रोडक्ट दिया 100 रुपए का, लेकिन रिटर्न लिया 50 रुपए का। एक बार भारत ने प्रोडक्ट दिया चाइना को 150 रुपए का, लेकिन रिटर्न कोई प्रोडक्ट लिया 200 रुपए का, यानी कि 200 का। अब मेरे को बताओ नेट ट्रेड कितना हुआ है? नेट ट्रेड अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में देखता हूं कि सर 100 का प्रोडक्ट दिया है, 50 का लिया है, तो इंडिया यहाँ पे फायदे में है, क्योंकि उसका उसने ज्यादा का प्रोडक्ट दिया है लेकिन खरीदा कम का, यानी कि 50, जिसको हम ये भी बोल देते हैं ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का भी मतलब यही है कि जिस टाइम पे आपने जो एक्सपोर्ट, ये जो क्या है, जो हमने सामान दिया है वो क्या है? एक्सपोर्ट है ना। और जो हमने सामान लिया है वो क्या है? इंपोर्ट है। ठीक। जो हमने सामान दिया, इसमें भी मैं आपको डिनोट कर देता हूँ, जो हमने सामान लिया है वो क्या है? इंपोर्ट है। और जो हमने सामान दिया है वो क्या है? एक्सपोर्ट है। तो यानी कि कुल मिला के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब नेट देखना है। अगर फर्स्ट सिनेरियो था कि 100 रुपए का हमने किसी 100 रुपीज का प्रोडक्ट चाइना को दिया है, लिया कितने का? 50 का। तो टोटल ट्रेड कितने का हो, मतलब एक ट्रेड, नेट ट्रेड देखा जाए तो हमें कितने का हुआ? 50 का। क्यों? क्योंकि 100 - 50 यानी कि हमने चाइना को सामान ज्यादा दिया है, तो हम ट्रेड सरप्लस में है। ट्रेड सरप्लस बोलते हैं इस कंडीशन को, ट्रेड सरप्लस, ध्यान रखना है, ट्रेड सरप्लस। वहीं पे सर अगर मैं दूसरी कंडीशन देख रहा हूं, दूसरी कंडीशन क्या है
कि मैंने सामान चाइना को दिया है 150 का, लेकिन खरीदा 200 का है। यहाँ पे भी ट्रेड कितने का है? 50 का, लेकिन यहाँ पे मैं हूं डेफिसिट में, माइनस में हूं ना, क्योंकि मैंने 50 रुपए का ज्यादा लिया है। ठीक। अब ये एक तरीके से उधारी हो गई है मेरे ऊपर, यही ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। मतलब आपकी मदर ने आपको 10 रुपए दिए कि बेटा जाके जाओ चॉकलेट खा लेना। आपने 15 बोला दुकान पे जाके, अंकल जी मेरे को 15 रुपए के दे दीजिए, मतलब 15 रुपीज वाली चॉकलेट दे दीजिए, 10 रुपीज वाली आपने नहीं ली। तो आप क्या कहेंगे? अंकल जी मैं बाद में दे दूंगी या दे दूंगा। ठीक, तो आप 5 रुपए डेट में चले गए। सेम, 150 का सामान दिया, 200 रुपए का आपने लिया, -50, यानी कि आप ट्रेड डेफिसिट में है। ठीक। तो यही चीज हमें यहाँ पे ऐड करके लिखनी पड़ती है। यहाँ पे यानी कि कुल मिला के ये देखना है कि टोटल जो आ रहा है, जैसे 50 आ रहा था ना नेट, तो अगर जो भी आपका नेट आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ एक कंट्री के साथ नहीं, जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ करके हम लिखते हैं ना, कि कितना हमारा हुआ है कितना नहीं हुआ है। इसका मैं सीधा सीधा आपको फॉर्मूला भी लिख दूंगा। ओके, कि क्या इसका फॉर्मूला है। चलिए मैं वो आपके भी लिख के अभी बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं। अब इसके अंदर ये क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अरे सर गवर्नमेंट ने भी तो कुछ पैसा खर्चा करा होगा ना भारत के अंदर। और गवर्नमेंट ने कुछ पैसा खर्च करा है भारत के अंदर, तो वो भी ऐड होना चाहिए कि भारत के अंदर कितना गवर्नमेंट ने स्पेंड करा है। वो जब तक नहीं पता होगा तो हम कैसे चीजों को लेके चल सकते हैं, है कि नहीं। फिर सर नेक्स्ट, इसमें क्या था, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए भारत के अंदर, मतलब ऑब्वियसली बात है, आप ये दो तीन चीजें ही तो कैलकुलेट करके ही तो बता सकते हैं ना। ठीक, कि भारत ने, मतलब भारत, ग्रोस इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर कितनी आई है, स्पेंडिंग कितना हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू, कंजम्पशन कितना हुआ है। अब इन्हीं चीज को डिनोट कर देते हैं हम अलग अलग साइन से। देखो ये जो ट्रेड बैलेंस है, जिसको नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोल देते हैं, इसको हम एनएक्स से डिनोट कर देते हैं, फॉर्मूले के अंदर एनएक्स से डिनोट कर देते हैं इसको। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है उसको हम जी से डिनोट कर देते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट कर देते हैं, और ये जो कंजम्पशन है इसको सी से डिनोट कर देते हैं। कुछ नहीं होता है, इन सारी टर्म्स को ऐड कर दो, जीडीपी का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक। आई होप कि जीडीपी का फॉर्मूला अगर मैं आपको सीधा डायरेक्ट लिख के बताता तो तब आपको दिक्कत होती। जी इक्वल टू, यानी कि जीडीपी, जी लिख दिया मैंने जीडीपी के लिए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, यानी कि कंजम्पशन। अरे यार इसको ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए, रफ करके दोबारा से लिखते हैं, अच्छे से ग्रीन से लिखते हैं, अच्छा लगना चाहिए ना। जी डी पी इक्वल टू क्या, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये है जीडीपी का फॉर्मूला। और ये क्या क्या डिनोट कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। सो प्लीज मेरे को मैसेज करके बताइए, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, क्योंकि इससे भी फिर आसान तरीके में जाना पड़ेगा, तो बताइए। रिपीट ट्रे, अरे एक बार आप बीच में बोल के बता देते, अच्छा ठीक है, अभी समझ में आया था, मैंने वो 2-3 बार रिपीट करा था क्योंकि मैंने शायद मैसेज लेट सीन करा हो। अच्छा ये तो बताइए आप लोग कि वो जीडीपी समझ में आया, जीडीपी का फॉर्मूला कैसे लेके आया मैं, क्या था। मैसेज करते रहा करिए ताकि पता लगे आप लोगों की प्रेजेंस भी कि हाँ आप सही में हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन वंस, थोड़ा कंफ्यूज, ओके। और बाकी अदर, सप्तऋषि जी, और अच्छा वो पूजा जी तो चले गए। देखो कुछ नहीं है इसमें, हमने क्या देखा कि जो एक तरीके से भारत के द्वारा कंजम्पशन, मतलब जो एक कंजम्पशन हुई है भारत के अंदर, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है इंडिया के अंदर में, ग्रोस इन्वेस्ट ग्रो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी हुई है, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस यानी कि जो एक ट्रेड हुआ है, जस्ट लाइक जैसे मतलब कि मैंने इंडिया से चाइना को जो कोई भी प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का दिया, 100 का दिया, लेकिन वहां से लिया कितने का, 50 रुपीज का, तो नेट कितने का हुआ, 50। तो यानी कि मैंने किसी से 100, मतलब समझ लीजिए कि मैंने किसी को 100 रुपए का सामान दिया लेकिन सिर्फ लिया 50 रुपए का,
तो अभी मेरा जो डेट है वो सामने वाले के ऊपर है। मतलब मान लीजिए कि आपको कोई एक फ्रेंड है, आपने उसको 100 रुपए दिए, लेकिन उससे अभी 50 रुपए ही आपको वापस आए हैं। तो अभी आप कितने रुपए, 50 रुपए अभी आपको और आने हैं, तो प्लस में है ना आप अभी। लेकिन वहीं पे आपने अपने फ्रेंड को 150 दिए, लेकिन लिए आपने उससे 200, तो 50 रुपए आप डेट में है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन हो गई। जिस टाइम पे आपके 50 रुपए आपके फ्रेंड पे थे, 50 रुपीज, तो उस टाइम पे आप सरप्लस में थे कि चलो ये तो मेरे पास पैसे आएंगे, मेरे को देने नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे आप माइनस में थे, तो उस टाइम आपको पता था कि ये आपको देने हैं, तो यानी कि आप उस टाइम पे डेट में थे, डेफिसिट में थे। और मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको क्या करिएगा, ये जो है मतलब हम्म, ये जो वीडियो है इसको एक दो बार देखिएगा तो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक। लेकिन सर इसके अंदर में कुछ चीजें लिमिटेड भी तो होंगी ना, कि जीडीपी से हमको कैसे एक इनकम पता चल सकती है। जीडीपी से हमको सीधा सीधा कैसे पता चल सकती है? देखो जीडीपी में कुछ लूप होल भी है। लूप होल कैसे? कि मान लीजिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो वुमेन वर्क वगैरह करती हैं, ये तो हमारी इकोनॉमी में काउंट ही नहीं होता है। वुमेन का जो वर्क है उसको तो कोई भी एक इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती। जस्ट लाइक जैसे हमारी मदर वगैरह, ये हाउस वाइफ का जो हम काम करती हैं, वो तो कुछ होता ही नहीं है कि नहीं? वो तो काउंट ही नहीं होता है ना। और प्लस एनवायरमेंटल कॉस्ट ही नहीं पता चलती है कि एनवायरमेंट में कितनी कॉस्ट, मतलब इन द सेंस कि हमारे एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ है भाई प्रोडक्ट बनाने में। आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, आपने उसके लिए इंडस्ट्री लगाई, आपने पेड़ काटे, सॉरी, आपने पेड़ काटे तो कितना भारी नुकसान हुआ किसको? हमारे एक एनवायरमेंट को। वो तो कहीं आपने दिखाया ही नहीं भाई। इफ अगर आप कुछ चीज कर रहे हो तो एट किस कॉस्ट पे कर रहे हो वो तो देख लो ना। एनवायरनमेंट को तो आपने पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक। और कुछ अनपेड सर्विसेज, यानी कि वही वुमेन मैंने आपको बता दिया, और कुछ इसके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो कि लोग करते हैं और उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि जो वुमेन खेत में काम करती है, जो गांवों में रहते हैं, उनके हम काम को कोई काउंट नहीं करते हैं। तो यानी कि ये पूरी तरीके से भारत की इनकम को तो नहीं दिखाता है। तो इसके अंदर भी कुछ क्या है, लूप होल्स हैं, इसके लिमिटेशंस हैं। ठीक। तो ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी। ओके। अब सर हम जीडीपी को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब वो तो एक फॉर्मूला था इसके, लेकिन टाइप क्या है जीडीपी के? जीडीपी के टाइप क्या है? जैसे हमने देखा है कि पीपीपी टर्म्स बोल देते हैं, जीडीपी एट पीपीपी टर्म्स, जीडीपी एट पर कैपिटा, जीडीपी एट नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, क्या है सर? है कि नहीं? ये क्या है? तो इसको भी हम देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पर कैपिटा से। नॉमिनल और रियल अभी बताऊंगा, पहले पर कैपिटा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक। जीडीपी एट पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा। ये कैपिटा क्या है सर? ये पर कैपिटा क्या है? देखो जीडीपी एट पर कैपिटा आपको सीधा बताता है कि जीडीपी पर पर्सन मतलब कितनी, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत में जितनी पॉपुलेशन है उस पर पर्सन के हिसाब से हमारी पर, मतलब एक तरीके से आपको सिंपल इतना पता चल जाता है, ऐसा देख लो कि पर पर्सन कंट्रीब्यूशन कितना है। यानी कि ये वो एक अमाउंट का आउटपुट है, या ये एक वो इनकम है पर पर्सन कंट्री में, जो कि इंडिकेट करती है एक एवरेज प्रोडक्टिविटी या लिविंग स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। मतलब जस्ट लाइक कि भाई भारत में मान लीजिए कि एक इंसान को एवरेज जीने के लिए या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए फॉर एग्जांपल 10K की जरूरत है। तो यानी कि भारत की इकोनॉमी हम मान लेते हैं, जीडीपी हम मान लेते हैं कि, मान लेते हैं किसी, जस्ट लाइक एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि थोड़ा सा और कैलकुलेशन कम हो जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भारत की इकोनॉमी मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज है। ठीक। और भारत में लोग रहने वाले कितने हैं, मान लेते हैं कि 1,000। तो यानी कि पर पर्सन कितनी इनकम कर रहे हैं वो? कितनी? 1,000 कितने, कितने टाइम जाएगा? 10 टाइम, यानी कि 10 रुपीज। ठीक। और मान लेते हैं कि एवरेज जो बताया गया है कि 10 रुपीज ही आप, अगर आप पर पर्सन 10 रुपीज कमा रहे हैं
भारत के अंदर अगर इतनी इनकम हो रही है तो इसका मतलब भारत एक अच्छी इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है। ठीक। तो यानी कि जीडीपी पर कैपिटा आपको बताता है कि आपने मतलब जस्ट लाइक जैसे कि पर पर्सन लोगों की एक प्रोडक्टिविटी कितनी है, पर पर्सन के पास कितना पैसा आ रहा है, या क्या वो अपनी दिनचर्या को आसानी से चला पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये एग्जाम्पल लिया था कि 10,000 रुपए पूरे भारत की इनकम है, 1,000 अगर लोग रह रहे हैं तो 10 रुपीज पर पर्सन पड़ रहे हैं। मान लेते हैं कि 10 रुपीज पर पर्सन अपने आराम से जिंदगी को जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये एक एवरेज था कि हाँ, अगर किसी एक पर्सन को 10 रुपीज पड़ रहे हैं तो वो काफी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को लेके चल सकता है। ठीक। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि पर कैपिटा में कि पर पर्सन कितनी एक तरीके से एवरेज प्रोडक्टिविटी है, जिसका उससे कि लिविंग स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में कितना चल रहा है, आपको पता चलता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट। सर नेक्स्ट से हम क्या पता नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, जीडीपी पीपीपी। ये पीपीपी क्या है? जीडीपी पी पी पी। जीडीपी पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। जीडीपी को परचेजिंग, जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक। परचेसिंग गुड्डी पावर जास पैरिटी। ना गुड्डी। भाई आप प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जो भी है। दिस मीटिंग इज बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। मैसेज। ओके। ठीक है, लेकिन कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है ये आप बताइए, क्योंकि मैंने मैसेज अभी देखा। इफ अगर आप बीच में माइक ऑन करते हैं तो प्लीज मेरे को बता दिया करिए ना कि आपको क्या मतलब पूछना है, क्योंकि मेरे को मैसेज नहीं दिखते हैं। अगर आप माइक ऑन करते हैं तो आपका नॉइज डिस्टरबेंस होना मतलब बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आने लगता है। ओके, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसमें। बट चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक बार बता दूं, तब आप तब तक मैसेज कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी एक पॉपुलर मेथड है जो कि यूज करा जाता है कंपेयर करने के लिए करेंसीज को, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। एक अप्रोच है जिसको हम बास्केट ऑफ गुड्स कहते हैं। बास्केट ऑफ गुड्स, ध्यान रख लेना इसको। ये मतलब पीसीएस वगैरह टाइप में या वनडे टाइप एग्जाम में कुछ इस तरीके की टर्म्स आपको दे दी जाती हैं। बास्केट ऑफ गुड्स बोलते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स। अब ये सर ये है क्या चीज, क्या बताना चाह रहे हो आप इससे? देखो पहले चलो थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर उसके बाद में बता देता हूँ ना ठीक कैसे कैसे पता करेंगे। इसके अलावा भी देखो, वो जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था वो तो बताया ही था, लेकिन इसके अलावा भी तीन चार मेथड और हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट प्रोडक्शन मेथड, वो सारे करेंगे। मतलब जीडीपी अपने आप में बहुत एक अच्छा टॉपिक है। ठीक। हम कहाँ थे? जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी पे। देखो परचेसिंग पावर पैरिटी आपको एक, मैंने क्या बोला, ये कंपेयर करता है अलग अलग करेंसीज को, अलग अलग कंट्रीज की एक अप्रोच के साथ, जिसको हम बास्केट ऑफ गुड्स कहते हैं। ये इकोनॉमिस्ट मतलब इससे क्या कंपेयर करते हैं कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दो कंट्रीज के बीच में कितने का है। यानी कि इस फैक्ट को अगर हम साइड में भी रख दें, मतलब यानी कि ये कुल मिला के ये जो इकोनॉमिस्ट हैं इसको एक रियल आउटपुट, रियल इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड्स नेशन टू नेशन चेक करने के लिए पीपीपी यूज करते हैं। देखो परचेसिंग, परचेसिंग पावर पैरिटी, इससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर इससे हमें सीधा ये पता चलता है कि एक एक पर्सन की, एक कंट्री के अंदर में परचेसिंग पावर कितनी है। मतलब जस्ट लाइक क्या एक गरीब इंसान क्या एक रोल्स रॉयस को अफोर्ड कर सकता है? ठीक। क्या एक गरीब इंसान कोई ओडी को अफोर्ड कर सकता है?
यानी कि परचेसिंग पावर देखी जाती है इंसान की कि क्या उसके उस कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं, तो उसमें कौन कितना लोग कितने तरीके से अच्छे से चीज़ों को खरीद पा रहा है या अपने रियल इनकम बताता है। देखो, अब आप बोलेंगे सर हम उसमें भी तो वैसे ही काउंट कर रहे थे ना पर कैपिटा में, वो आपकी पर पर्सन एक इनकम बता रहा था, लेकिन ये बता रहा है कि आप क्या-क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। क्या आप ब्रेड एंड बटर अपने लिए खरीद सकते हैं? अलग-अलग कंट्रीज़ में ये एक अप्रोच है, जिससे कि आपको पता चलता है कि एक पर्सन कितना ज़्यादा चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकता है अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। ठीक, लोकल प्राइसेस में देखा जाता है ये, लोकल प्राइसेस में कि आपको मान लीजिए आपके वहाँ पे 10 रुपीज़ का पार्ले जी बिस्किट मिल रहा है। क्या वही एक पार्ले जी बिस्किट 10 रुपीज़ का आप जाके वहाँ ले सकते हैं क्या अमेरिका में? ठीक, तो क्या आप उस 10 रुपीज़ के पार्ले को बिस्किट को लेने में सक्षम हैं कि नहीं है? तो वो चीज़ें आपको कहाँ से पता जीडीपी एट पीपीपी टर्म्स से। ठीक, तो ये एक वो तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि परचेसिंग पावर एक इंसान की कितनी है, वो कितना ज़्यादा, कितना अच्छे तरीके से किसी एक प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है, ओके? तो वो चीज़ आपको पता चलती है। इसके अलावा क्या होते हैं, 2 टर्म्स और होती हैं, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। सर रियल जीडीपी एक होता है रियल, ये सर रियल क्या है? क्या फेक वूक कर रहे हैं क्या हम कुछ? थोड़ा बीच में लिखता हूँ इसको। जीडीपी, रियल, थोड़ा-सा छोटा लिखना पड़ेगा क्या? नहीं चलो ठीक है। रियल और नॉमिनल। ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी का मतलब ये है कि जो कि आपको ये चीज़ मतलब जस्ट लाइक मानते हैं, मतलब अ, अगर आप कोई एक चॉकलेट लेने जाते हैं, आपको एक चॉकलेट किसी को गिफ्ट करनी है और आप लोगों ने चॉकलेट खरीदी होंगी, इतना तो हम समझ सकते हैं। और मान लीजिए कि लास्ट ईयर वो चॉकलेट आपको ₹100 की मिल रही थी। लेकिन आज वो चॉकलेट 150 की मिल रही है। आपने कैसे पता करा, मान ली मतलब 2 एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं अगर वो चॉकलेट लेने लास्ट ईयर गया था तो ₹100 की मिल रही थी, लेकिन आज वो 150 की मिल रही है। लेकिन किसी एक पर्सन ने चॉकलेट ही सिर्फ़ आज खरीदी है, तो वो उसको 150 की लगी। उसको ये नहीं पता था कि वो चॉकलेट पिछले साल 100 की थी, क्योंकि उसने वो चॉकलेट नहीं खरीदी थी प्रीवियस ईयर में। उसने जस्ट अभी खरीदी है ना। लेकिन मैं पहले भी खरीद चुका था। तो यानी कि मुझे पता चला कि इस चॉकलेट के प्राइस में ₹50 का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि ₹50 बढ़े हैं। यानी कि कुछ इन्फ्लेशन आया है मार्केट में। तो यानी कि और वो जो सामने वाला पर्सन है उसको सिंपल कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने पहली बार ही चॉकलेट खरीदी है ना। उसने पहली बार ही देखा है उसको खरीद के। तो उसको तो आप जितना बताओगे वो उसको नॉर्मल समझेगा ना। कि हाँ, चलो ये तो इतने का ही है। तो यानी कि रियल जीडीपी से क्या पता चलता है कि आपको एक्चुअल अमाउंट पता चलता है कि जिस टाइम पे आप इन्फ्लेशन उसके अंदर में एडजस्ट कर देते हैं कि हाँ, कुल मिला के एक्चुअल जीडीपी कितनी है। नॉमिनल यानी कि जो आपका करंट प्राइस चल रहा है। करंट प्राइस यानी कि जिस पर्सन ने ₹150 की वो चॉकलेट खरीदी थी, उसने फर्स्ट टाइम खरीदी थी। ठीक? तो जिस टाइम पे आप जीडीपी में इन्फ्लेशन वगैरह ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके चीज़ों को निकालते हो, तब आपको एक्चुअल अमाउंट पता चलती है कि हाँ भाई, हमारे पिछले साल के कंपैरिज़न में इस साल जीडीपी कितनी रही है। लेकिन नॉमिनल में आपको पता चलता है करंट कि करंट का कितना चल रहा है हमारा जीडीपी। तो ये एक छोटा-सा कॉमन सा डिफरेंस है इनके अंदर में, इसको ध्यान रख लेना। ठीक? अब देखते हैं कि सर एक तो आपने फ़ॉर्मूला बता दिया था कि जीडीपी को हम ऐसे-ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलग-अलग मेथड भी हैं। मेथड क्या है जीडीपी को एस्टिमेट करने के? जीडीपी को मेज़र करने के लिए कौन-कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं? जीडीपी को मेज़र करने के लिए देखो, पहले मैं बना देता हूँ मेथड। एक होता है आपका इनकम मेथड। एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक होता है आपका आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड। आउटपुट या प्रोडक्शन 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 मेथड। इन तीनों तरीके से आप जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो मैंने वो स्टार्टिंग में बता दिया था, जी प्लस सी प्लस आई प्लस एनएक्स। अब ये सर इनकम मेथड क्या है?
एक एक करके इनको देख लेते हैं। इनकम मेथड का मतलब ये है कि जिस टाइम पे आप जीडीपी को कैलकुलेट करें पर पर्सन की इकोनॉमी के हिसाब से, इनकम मेथड को हम देखते हैं। इनकम मेथड का क्या है कि जिस टाइम पे हम नेशनल इनकम देखते हैं कि एक पर्सन की कैसे कैसे क्या है, और उस टाइम पे हम देखते हैं कि कितना हो रहा है, मतलब कुल मिला के जीडीपी। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? इसका फॉर्मूला आता है, मैं सीधा करके लिख देता हूं, एम्प्लॉय कंपेंसेशन। एम्प्लॉय को ईसी लिख देता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एम्प्लॉय कंपेंसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ओ एस का मतलब है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। प्लस नेट इनकम, प्लस नेट, आई लिख देता हूं, नेट इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। पहले चलो मैं इनके फॉर्मूले ही लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इनके डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, तो तब ज्यादा सही रहेगा। पहले आपको पता तो चले कि क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं। एक्सपेंडिचर मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में, ये वैसे लास्ट स्टेप ज्यादा नहीं है जीडीपी में। एक्सपेंडिचर मेथड वही था जो खर्च हो रहा था, जो हमने लास्ट में अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्या? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। एनएक्स यानी कि ट्रेड का जो भी बैलेंस रहा था, ये वो एक्सपेंडिचर मेथड था। ठीक। एक लास्ट हमारा, ये बताऊंगा कैसे कैसे क्या है, आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड जिसको बोल देते हैं, आउटपुट स्लैश प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट स्लैश प्रोडक्शन मेथड। इसको कैसे, यानी कि नेशनल इनकम इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल, ये जीएनपी माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस डेप्रिसिएशन, डी लिख देता हूं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस इतना। लेकिन देखो, ये मैंने आपको लिख के बता दी है, लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा कल। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये जो आउटपुट मेथड है और जो आपका इनकम मेथड है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी चीज और बतानी पड़ेगी, और ये लास्ट है जीडीपी का, मतलब खत्म ही हो गया है जीडीपी, पूरा लेक्चर इस जीडीपी पे ही था, ये खत्म हो गया है। लेकिन बस एक दो टर्म आपको समझाना पड़ेगा, बस हल्का से, जैसे जीएनपी वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये चीज मैं स्टार्ट करूंगा कल, क्योंकि अगर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया तो फिर एक लिंक नहीं बैठ पाएगा, अगर मैं बीच में लेक्चर एंड करूंगा तो इसलिए मैं इसको आज के लिए यहीं पे रोकता हूँ। ठीक। और ये जो है, ये पूरी तरीके से हम इसको, अरे, फिनिश कर मतलब जीडीपी हमने फिनिश कर लिया पूरी तरीके से। बस थोड़ा सा क्या रह गया, वो इनकम मेथड, और वो लिख मैंने वो भी दिया है, लेकिन हम अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि अभी फिर टाइम हो जाएगा तो फिर मैं कैसे करेंगे लोग, है कि नहीं? तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। और प्लीज, इफ अगर आप लोगों को प्लीज, इफ अगर आप लोगों को जस्ट लाइक जैसे कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, तो आप एक बार इस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि कई बार हमको एक बार में चीजें नहीं आती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ में से कि एक ही बार में चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए, जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स वगैरह हैं और जो भी अभी लाइव देख रहे हैं। और नहीं भी आता है तो आप दोबारा से रिपीट करिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर कोई भी ऐसा यूट्यूब व्यूअर को कोई भी कमेंट है, वो डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सी सेट वाली प्लेलिस्ट को भी आप देखते रहिए। बैच ज्वाइन करना है सीधा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।